आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग द्वारा रतलाम मेडिकल कॉलेज परिसर में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीण और शहरी नागरिकों द्वारा पहुंचकर स्वास्थ्य परीक्षण करवाया गया। सुबह से ही नागरिक स्वास्थ्य शिविर में पहुंच गए थे, जिससे पंजीयन काउंटर्स पर लंबी लंबी कतारें लग गई। भीड़ के सामने प्रशासन के संसाधन नाकाफी साबित हुए। शिविर में पहुंचे कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने अवलोकन किया। कलेक्टर ने दवा वितरण व्यवस्था देखकर मरीजों को दी जाने वाली दवाइयों पर दवा कब कब लेना है भी अंकित कर देने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने भीड़ को देखते हुए बाहर परिसर में भी पंजीयन काउंटर तत्काल बनवाए। शिविर में ब्लड डोनेशन सहित सभी प्रकार की जांच और हेल्थ कार्ड, आयुष्मान कार्ड बनाने की सुविधा भी दी गई। शिविर का निरीक्षण विधायक दिलीप मकवाना, जिला पंचायत प्रधान परमेश मैड़ा ने भी किया। इस अवसर पर एसडीएम राजेश शुक्ला सहित अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने बताया, उद्देश्य था और किस तरह की व्यवस्था है। भारत सरकार और राज्य सरकार के निर्देशानुसार आज पहला स्वास्थ्य मेला है। हर ब्लॉक में ये स्वास्थ्य मेला लगाया गया है। उसके बाद फिर एक जिला स्तरीय मेला होगा। ये ग्रामीण स्तरीय स्वास्थ्य मेला है। क्योंकि मेडिकल कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद था, ये ग्रामीण क्षेत्र में है, इसलिए हर तरह की बीमारियों का परीक्षण और उसके बाद उनका फॉलोअप यहाँ होगा। आज आप देख रहे हैं भारी संख्या में लोग आए हैं। इन सारे लोग जो उपस्थित हुए इनका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करा के उनके उपचार की व्यवस्था की जाएगी। स्वास्थ्य शिविर की जानकारी देते हुए सीएमएचओ डॉक्टर प्रभाकर ननावरे ने बताया, माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा मंथन शिविर में जो निर्णय लिया गया था, उसके अकॉर्डिंग पूरे प्रदेश में खंड स्तरीय स्वास्थ्य मेलों का आयोजन करना निर्धारित हुआ था, जिसके तहत रतलाम जिले में हमारे 6 विकास खंडों में हम शिविर लगा रहे हैं। पहला शिविर हमारा आज है रतलाम मेडिकल कॉलेज में है, जो रतलाम ग्रामीण और रतलाम की जो स्लम बस्तियाँ हैं उनके हितग्राहियों को लेकर हमने आयोजित किया, जिसमें लगभग 3 से 4 हज़ार लोगों के आने की संभावना है। क्या क्या यहाँ पे ट्रीटमेंट दिया जाएगा, कितनी जांचें निःशुल्क की जाएगी? यहाँ पर हम आयुष्मान कार्ड बनाने से लेकर हेल्थ आईडी और उसके बाद जनरल चेकअप और सभी विशेषज्ञ सुविधाएं जैसे स्त्री रोग विशेषज्ञ, शिशु रोग विशेषज्ञ, मेडिसिन, सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स और नेत्र चिकित्सा, डेंटल, सभी शाखाओं के मतलब हमारे जितने भी स्पेशलिस्ट विभाग है सभी के चिकित्सकों द्वारा यहाँ स्वास्थ्य परीक्षण करवाएं। कितने आज लाभान्वित होने के उम्मीद और क्या क्या सुविधा उनको प्रोवाइड की जा रही है, जो मरीज आ रहे हैं उनके? यहाँ सभी विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाएं, विशेषज्ञ द्वारा जांच की सुविधा उपलब्ध है और एक्सरे और सोनोग्राफी के लिए हमने जिला चिकित्सालय निर्धारित किया है। चिकित्सक अगर एक्सरे और सोनोग्राफी लिखते हैं तो उनको वहाँ जिला चिकित्सालय भेज जाएंगे। बाकी यहाँ पर हम 93 प्रकार की जाँचें और लगभग 200 प्रकार की दवाइयाँ हम यहाँ वितरित कर रहे हैं। 5 साल होने को है, मेडिकल कॉलेज में अब तक ओपीडी शुरू नहीं हो सकी। मेडिकल कॉलेज में अस्पताल शुरू नहीं होने से इसका लाभ जनता और आसपास के जिलों को नहीं मिल पा रहा। मेडिकल कॉलेज की ओपीडी शुरू होने में तैयारी नहीं होने से कुछ समय का और इंतजार करना पड़ेगा। दूसरी तरफ मेडिकल कॉलेज को मिलने वाली सीटी स्कैन मशीन का टेंडर निरस्त होने से अब कुछ दिन और लेट होना तय हो गया। जिस फर्म ने पूर्व में इसका टेंडर लिया था, उस फर्म ने अपने हाथ खींच लिए और सप्लाई से मना कर दिया। अब नए सिरे से टेंडर की प्रक्रिया करने और खरीदी में कम से कम 2 माह का समय और लग सकता है। पिछले 6 माह से मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन लाने की कवायद चल रही है। जिला अस्पताल में 3 माह पहले ही सीटी स्कैन मशीन आ चुकी है और उसने काम शुरू कर दिया, लेकिन मेडिकल कॉलेज अब भी मशीन के इंतजार में ही है। खबर है, मेडिकल कॉलेज में फर्म के सीटी स्कैन मशीन देने से मना करने के बाद अब राज्य सरकार पूरी प्रक्रिया करेगी। राज्य सरकार प्रदेश में एक साथ खुले सभी 7 मेडिकल कॉलेज में एक साथ सीटी स्कैन मशीन लगाने के लिए प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। मेडिकल कॉलेज डीन डॉक्टर जितेंद्र गुप्ता ने अंबर टाइम्स को बताया, सीटी स्कैन मशीन का जो टेंडर हुआ था गवर्नमेंट की तरफ से वो कैंसिल हो गया है और रीटेंडर कर रहे हैं और करीब 15-20 दिन में और रीटेंडर होने की अभी संभावना है। हेलो जी, ओपीडी कब तक शुरू करेंगे? ओपीडी हम पूरी तैयारी में है। जब भी हमको थोड़ी सी फॉर्मेलिटी है एक दो करके हम कितना समय लगेगा फॉर्मेलिटी? मेरे ख्याल से हमको 10-15 दिन लगना चाहिए या 10 एक दिन में हम कर देंगे।
आखिरकार करणी सेना के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर ने सोमवार को जिला न्यायालय में पहुंचकर कोर्ट में सरेंडर कर दिया। जीवन सिंह शेरपुर के कोर्ट पहुंचने की सूचना पर कोर्ट में भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस फोर्स भी कोर्ट पहुंच गई। जीवन सिंह शेरपुर करीब 1 साल से फरारी काट रहा था। उस पर कई प्रकरण दर्ज हैं। कोर्ट में अनेकों समर्थकों के पहुंचने से गहमा गहमी का माहौल बन गया। करीब दोपहर 2 बजे जिला न्यायालय में सरेंडर करने के बाद भी उन्हें गिरफ्तारी के लिए घंटों तक इंतजार करना पड़ा। हत्या का प्रयास करने सहित अन्य धाराओं में वांछित 10,000 रुपए के इनामी राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर को 3 थानों की पुलिस कई महीनों से ढूंढ रही थी, लेकिन आज तक उन्हें पकड़ नहीं पाई। पुलिस उन्हें ढूंढती रह गई और सोमवार को कोर्ट में सरेंडर करने पहुंच गया। कोर्ट में सरेंडर होने की जानकारी मिलने के बाद पुलिस हरकत में आई। पुलिस को सूचना मिलने के बाद आला अधिकारी सक्रिय हो गए। शाम को कोर्ट ने नामली थाने से केस डायरी नहीं मिलने पर उन्हें आज छोड़ दिया और मंगलवार सुबह 11 बजे कोर्ट में पेश होने को कहा। इस मामले में जीवन सिंह शेरपुर ने कहा, नामली थाने में 307 का फर्जी मामला दर्ज था। 307 का एक फर्जी मुकदमा था, लंबे समय से उसमें मुझे फरार घोषित कर रखा था, इसलिए आज मैं पेश हुआ था। कोर्ट में आप वापस जा रहे हैं खाली हाथ? कल बुलाया हुआ, वापस आज छोड़ दिया कि जाओ, और बाकी वकील साहब बताएंगे आपको। पुलिस अभी नहीं पकड़ दी? हाँ, तो पुलिस ने तो ये कोर्ट से आदेश कराया कि जाओ घर। ये 307 का मुकदमा कहाँ का है? नामली थाने का है। उनके वकील राहुल परमार ने बताया, हमने एक फर्जी मुकदमे के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में अग्रिम जमात पेश की थी, जिसमें हमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित किया गया था कि आप न्यायालय में सरेंडर करें और हो सके अगर संभव हो तो आप सेम डे ही जमानत की सुनवाई कराएं। परंतु आज दिनांक को नामली थाने से केस डायरी उपलब्ध नहीं हो सकी, तो माननीय श्रीमान ने हमें कल सुबह 11 बजे उपस्थित रहने का आदेश कर नामली थाने को आदेशित किया है कि भी केस डायरी में प्रतिवेदन के संबंधित कोर्ट में पेश करें, जिसके बाद आगे कार्रवाई की जा सकेगी। जो अभी शराब वाले मामले में अग्रिम जमानत है या क्या है? हाँ, उस पर हम एंटीसिपेटरी बेल पर है एक में हम, और एक में हमारी जांच चल रही है। मामले में जांच चल रही है? रिगनौर थाने में जांच चल रही है और आइए थाने में हमारा एंटीसिपेटरी बेल हो चुका है। बहन को आए दिन परेशान करने से नाराज होकर साले ने अपने जीजा को सीमेंट कंक्रीट रोड पर घसीट कर पटका और जमकर मारपीट की। इससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया और कुछ घंटों बाद उसकी मौत हो गई। पहले जीजा को सीढ़ियों से गिरने पर चोट आना बताया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर में गंभीर चोट आने से मौत होना पाया गया। जांच के बाद पुलिस ने उसके साले आरोपी पंकज चंद्रवंशी के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। खबर के मुताबिक 40 वर्षीय रमेश चंद्रवंशी पुत्र मोहन चंद्रवंशी निवासी सादलपुरा पिपलोदा की तबीयत बिगड़ी और 11 अप्रैल की शाम करीब 7:30 बजे स्वजन जिला अस्पताल ले गए, लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। डॉक्टर ने परीक्षण कर उसे मृत घोषित किया। उसके शरीर पर चोट के निशान थे। चोटों के बारे में पूछने पर उसके साले 30 वर्षीय पंकज पुत्र शंभू चंद्रवंशी निवासी प्रेमनगर झाला चौराहा पिपलोदा पत्नी पद्मा आदि ने बताया कि रमेश शराब के नशे में सीढ़ियों से गिर गया था। वहीं रमेश के पिता मोहन और भाई राजेश ने आरोप लगाया था कि रमेश की पीट कर हत्या की गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव स्वजनों को सौंप दिया। शनिवार को पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट में मारपीट से रमेश के सिर में अंदरूनी गंभीर चोट और शरीर के अन्य हिस्सों में चोट आना बताई गई। पुलिस ने जांच के बाद आरोपित पंकज के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। उसे रविवार को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। मामले की जानकारी देते हुए पिपलोदा थाना प्रभारी दीपक मंडलोई ने बताया, दिनांक 11 तारीख को सादलपुरा का रहने वाला रमेश पिता मोहन बागरी मृत अवस्था में अस्पताल शेष रतलाम गया था, जहां वहां की पुलिस ने सूचना दिया था कि एक सादलपुरा का मृत अवस्था में लाया गया है। जो तत्काल उनको मैंने वैधानिक के लिए बताया था कि आप वहाँ पे इसको रखें और अग्रिम कार्रवाई करेंगे हम लोग। फिर हम लोगों को अस्पताल से जीरो की मर कायमी मिली थी। उसके पश्चात हमारी टीम वहाँ पहुँची और उसका हमने प्रथम दृष्टया मर कायम करके और वहाँ पर पीएम की कार्रवाई कराई और डॉक्टर की टीम ने उसको पीएम कराया। और उसके पश्चात हमने असल मर्ग 14/22 थाना पिपलोदा को कायम कर जब आगे बढ़े उसमें जांच के लिए, तो जांच के लिए हम लोगों ने वरिष्ठ अधिकारी को नॉलेज में डाला और उन्होंने वरिष्ठ अधिकारी को बताया गया कि इसमें थोड़ा सा मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। तो जो श्रीमान हमारे जो बॉस है उन्होंने एक टीम बनाई हमारी और उन्होंने बोला कि आप इसमें वैधानिक कार्रवाई करें। जो श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय एडिशनल साहब श्री पाटीदार साहब और एसडीपी रविंद्र बिलवाल साहब के मार्गदर्शन में हमारे थाने की टीम बनी और उन्होंने तत्काल इस मर्ग में संज्ञान में लिया जाकर मौके पे जाकर लोगों से बातचीत करी, पूरे मोहल्ले में बातचीत करी
और एफएसएल टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया और आसपास में ये स्पष्ट हुआ कि दिनांक 10 तारीख को मृतक रमेश पिता मोहन बागरी को, जो अपनी बहन को शराब पीकर आए दिन परेशान कर रहा था, और उसका एक बच्चा भी एक्सीडेंट में घायल हुआ था, जिसका इलाज उसका साला पंकज शंभू बागरी करा रहा था। लेकिन बहन के साथ आए दिन मारपीट, शराब पीकर मारपीट करना, परेशान करना के कारण पंकज पिता शंभू बागरी ने, पंकज पिता शंभू चंद्रवंशी ने आवेश और गुस्से में आकर दिनांक 10 को रात 11 बजे के आसपास उसको अच्छे से लात घूंसों से मारपीट करी और उसको पटक के मारा, जिससे उसकी चोटें, उसको अंदरूनी चोटें लगी काफ़ी, और उसका समय से इलाज नहीं हुआ, इस कारण से उसकी मौत होना पाया गया। ये चीज़ पीएम रिपोर्ट में भी स्पष्ट हुई है कि उसकी मौत मारपीट से हुई है। जांच के दौरान सभी तथ्यों के आधार पर हमने ये पाया कि मृतक रमेश की मृत्यु के कारण पंकज द्वारा मारपीट में पहुंचाई गई चोटें हुई थी। इसलिए तत्काल थाना हजा पर अपराध क्रमांक 77 धारा 302 IPC का कायम कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया और आरोपी को आज हमने न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस्लाम धर्मालुजन 3 मई को ईद का पर्व मनाएंगे। कोरोना काल से अब तक करीब 2 साल से अधिक समय से पुरानी ईदगाह की सफाई नहीं हुई थी। इस मर्तबा ईद की नमाज पुरानी ईदगाह पर आहूत करने के लिए सफाई शुरू करवाई गई। निगम अमले और अंजुमन सदस्यों ने पुरानी ईदगाह का मौका मुआयना किया। निगम और अंजुमन मिलकर इस ईदगाह की रिपेयरिंग करवा रहे हैं। अंजुमन सदस्य यास्मीन शेरानी ने बताया। और ईद होने की वजह से आज यहाँ ईदगाह का हम लोगों ने देख रेख की है, क्योंकि 3 मई को ईद होना लिए और 3 साल से कोरोना चल रहा था, 3 साल से यहाँ की सफाई नहीं हो पाई थी। पर अब नगर निगम प्रशासन और अंजुमन दोनों मिलके यहाँ की रिपेयर और सफाई दोनों चल रही है। यहाँ के कुछ दरवाजे टूटे थे, उसको भी सही करवाया है और इसके मद्देनज़र होते हुए आज हमने यहाँ का निरीक्षण किया, और ताकि 3 मई को ईद की वजह से यहाँ नमाज अच्छी पढ़ी जाए और सारे लोगों को कोई परेशानी नहीं हो। फ्रीगंज क्षेत्र में संचालित हो रही शराब की दुकान को 2 बत्ती स्थित एक मिठाई की दुकान के पास स्थानांतरित किया जा रहा है। शहर में प्रमुख चौराहों पर शराब दुकान खोलने का क्षेत्रीय रहवासियों और कारोबारियों ने जमकर विरोध दर्ज करवाया। सोमवार शाम इस क्षेत्र के दुकानदारों ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर अभिषेक गहलोत को सौंपकर विरोध दर्ज कराया। क्षेत्रीय व्यापारियों ने बताया, अभी हाल ही में एक नई शराब की दुकान खुली है जो कि विधिवत रूप से गलत है। ये दुकान काफ़ी वर्षों से फ्रीगंज में संचालित हो रही थी, पर अभी इनने हमारे पड़ोस में 2 बत्ती पे ये दुकान चालू कर दी है। आनंद फानंद एकदम तेज़ी में इनने चालू करी है, किसी को कोई खबर पता ही नहीं चला कि यहाँ शराब की दुकान खुलने वाली है। आज हम ज्ञापन देने के लिए आए थे कलेक्टर साहब को इस विषय में कि तुरंत यहाँ से ये दुकान वापस से इसका स्थानांतरण करवाया जाए। ये क्षेत्र में ये दुकान नहीं संचालित नहीं होनी चाहिए। पास में कन्या महाविद्यालय लगता है, बालिकाओं, हज़ारों बालिकाओं का आना जाना लगा रहता है। शाम के समय में चौपाटी संचालित होती है, परिवार वगैरह, व्यवसायी वर्ग रहता है, रहवासी वर्ग रहता है। और ये जो रोड है ये 7 चौराहों को सम्मिलित करती है। 7 चौराहे का आवागमन उस पर रहता है, भारी रश हमेशा रहता है। उस बीच में शराब की आहते की दुकान वहाँ पे संचालित करना अनुचित है। हर नियम से ये गलत है। तो हमारी यही मांग है कि जल्द से जल्द इस जगह से ये दुकान हटाई जाए और प्रशासन इसमें हमारा पूरा सहयोग करे। आपका नाम? अक्षय बोराना। आप देख रहे हैं अंबर टाइम।